अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में उन्हें मदु न करने की शिकायत का जवाब देते हुए गवर्नर से दरियाफ्त किया कि आया सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर को मदु करना दस्तूर में कहाँ है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत के गवर्नर और एक खातून की हैसियत से तमिलिसाई सौंदरराजन का एहतराम और इज्जत करती है। उन्होंने सवाल किया कि वंदे भारत ट्रेन की इफ्तिताई तकरीब में आया वज़ीर आज़म ने सदर जमहूरिया को मदऊ किया था और वंदे भारत ट्रेन का कितनी बार इफ्तिताह किया गया, हमने उनसे कोई सवाल किए। किसी भी इफ्तिताई तकरीब का चाहे कोई भी इफ्तिताह करते हैं, ये इंतजामिया की मर्जी की बात होती है। हरीश राव ने कहा कि गवर्नर का रवैया रियासत के मफादात को मुतासिर करने वाला है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के रवैये से दुख भी होता है। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत में मेडिकल प्रोफेसर के सुबुकदर्शी की हद उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल को गवर्नर ने 7 माह तक इल्तिवा में रखा। इस तरह इस बिल को इल्तिवा में रखना क्या कोई मुनासिब बात है। हरीश राव ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के बाद ही गवर्नर ने बिल्स को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि रियासत में तजुर्बेकार प्रोफेसर न होने की वजह से मौजूदा प्रोफेसर की सुबुकदर्शी की हद उम्र में इजाफा किया गया ताकि उनकी खिदमात को हासिल किया जा सके। हरीश राव ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में मुश्तरका तकर्रुरात से मुताल्लिक बिल एक और बिल को 7 महीनों तक रोककर गवर्नर ने हुकूमत को वापस कर दिया। ये किस तरह का इंसाफ है। वजीर फाइनेंस ने पूछा कि बिल्स को वापस कर देना सियासत नहीं तो और क्या है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने महकमे इमारत और शबारे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वरंगल हेल्थ सिटी और टिम्स के तामीरी कामों की तेजी से तकमील करें। चीफ मिनिस्टर के नजरिए के मुताबिक हुकूमत दवाखाने की इमारत तामीर कर रही है। उन्होंने एक जायजा इजलास के दौरान कहा कि दशहरे तक वरंगल हेल्थ सिटी के कामों की तकमील की जानी चाहिए और उसके आगाज के लिए तैयारियां की जानी चाहिए। अलावा अजीज सनत नगर, एलबी नगर और अलवाल टिम्स हॉस्पिटल की तामीर के काम भी किए जाएं, क्योंकि इससे शहर के नवाही इलाकों के आवाम तक सुपर स्पेशलिटी खिदमत को लाया जाएगा। उनके कामों में तेजी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो अंदरून 10 दिन निम्स के तौसी कामों के लिए टेंडर के अमल को मुकम्मल करें। इन कामों की पेशरफ का जायजा माहाना बुनियादों पर किया जाएगा और ओहदेदारों को पेशरफ की रिपोर्ट के साथ तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम के लिए मियारी निगहदाश्त सेहत खिदमात की फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इनकलाबी खिदमात किए। उसके हिस्से के तौर पर एक तरफ तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं तो दूसरी तरफ तिब्बी तालीम में तोसी की जा रही है। महकमा सेहत में काम करने वाले 1331 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाते हुए हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने महकमा सेहत के 7 मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने के बाद 40 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले 5544 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ फाइल्स पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक महकमे सेहत के 1331 मुलाजिमीन की खिदमात को भी बाकायदा बनाया गया। वजीर सेहत हरीश राव ने आज उन अहकामात को मुलाजिमी तंजीमों के नुमाइंदों के हवाले किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव 27 जून से चीन के तियानजिन में 3 रोज़ा आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। फोरम के सदर ने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के ताउन से मुनाकिद किए जाने वाले इस सालाना इजलास में शिरकत के लिए उनको मदऊ किया है। इस दावतनामे में आलमी माशी फोरम के सदर ने कहा कि KTR के विजन के सबब तेलंगाना इख्तिरात में अहम मुकाम का हामिल है। तेलंगाना हिंदुस्तान का सरकर्दा स्टार्टअप और इनोवेशन सिस्टम है जिसमें मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ तैयार की जा रही हैं। शुरा एंटरप्रेन्योरशिप, इख्तिरात और डिजिटल तब्दीली की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। इस इजलास में तिजारत के शोबे की सरकर्दा शख्सियात, सरकारी ओहदेदार, सिविल सोसाइटी, बैनुल अक़वामी तंजीमों से वाबस्ता अफराद और माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे। वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ऐसे किसानों की मदद के लिए खरीदारी मराकज़ कायम कर रही है जो गैर मौसमी बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्होंने निर्मल मार्केट यार्ड में मार्कफेड के तहत कायम मकई सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले हुई बारिश से चावल, मकई और दीगर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इन हालात में हुकूमत ने बगैर किसी शर्त के अनाज खरीदने का फैसला किया। वज़ीर मौसूफ ने किसानों को चौकस रहने का मशवरा दिया क्योंकि मज़ीद चंद दिनों तक बारिश का इम्कान है।
सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन रविंदर सिंह ने वाजे किया कि रियासती हुकूमत किसानों से आखिरी दाने तक धान की खरीदारी करेगी। उन्होंने यादाद्री भुवनगिर जिले के गुडूर में धान की खरीदारी के मरकज का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गैर मौसमी बारिश के सबब धान से मुतालिक खदशात की किसानों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक गैर मौसमी बारिश से गीली धान की खरीदारी किसानों से की जाएगी। चीफ मिनिस्टर किसानों की बहबूद के लिए पाबंद हैं और किसी भी हाल में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वो करना चाहते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो धान की खरीदारी के मराकज़ में धान की खरीदारी करें और जल्द से जल्द मिल्स को ये धान मुंतकिल की जाए। डीजीपी अंजनी कुमार ने रियासत के बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर अजला के पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस 26 अप्रैल को जुनूबी बस्तर के अरुणपुर पुलिस स्टेशन में लैंडमाइन धमाके में 10 सिक्योरिटी अमले और एक शहरी के मौके के पेश नज़र मुनक़िद की गई। एडिशनल डीजीपी ग्रे हॉर्न्स विजय कुमार, एडिशनल डीजी संजय कुमार जैन, आईजी एसआईबी प्रभाकर राव और दीगर आला ओहदेदारों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि किसी भी छोटे वाक़े से तेलंगाना की तरक्की पर शदीद असर पड़ेगा। पुलिस ओहदेदारों को इन हालात में ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के करीब होने के पेश नज़र ओहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो रियासत में सियासी शख्सियात और VIPs के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब से बेहतर इंतजाम करें। इसके अलावा रियासत के सरहदी इलाकों में माओइस्टों की सरगर्मियों के पेश नज़र एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माओ नवाज हिकमत अमली से काम कर रहे हैं। डीजीपी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वैसे हालात में हर वक्त चौकस रहें। This is almost 6 decades that India as a country is facing this menace of left-wing extremism. On the one hand, when we are saying India is such a big economy, 6th economy in the world, development and other things are moving in leaps and bounds. We are having the best IT infrastructure in the world. All the best companies in the world are standing in queue to have investment in Telangana. We cannot afford to have any small incident also anywhere, because it will spoil the entire image of the state and the development march on which we are going. As somebody has rightly said, that fighting a problem like this can be summed up that we have to be successful every day, every hour, every minute. More than that, one incident also creates unprecedented demoralizing impact, not only in the police force, but also in society at large. But it is in our interest to see that they are completely eliminated from the soil of India, and that we have to play a major role. And I take this opportunity to compliment the SIB of Telangana, that their achievement, their effort is not only to keep Telangana safe, but they are also helping each and every state of the country and the central agencies in every operation. We wanted to take stock of all the activities, anti-extremist activities, as well as Maoist movements and their plans and strategies, and how we have to counter this. तेलंगाना के वज़ीर आला व BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के वसंत विहार में नौ तामीर शुदा BRS भवन का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां वो इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ई अपने चेंबर में गए। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने उनको मुबारकबाद दी। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वुज़रा तारक रामाराव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लियामेंट केशव राव, संतोष कुमार और कई अरकान असेंबली व काउंसिल, पार्टी कायदीन और कारकुन ने शिरकत की। BRS भवन की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। ये इमारत 11,000 मुरब्बा फीट पर फैली हुई है, जो 4 मंजिला है।
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वाः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मी पते ते गृहयुगं स्मरामि राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयत आयतनवान् भवते य एवं वेद आयतनं वेद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका श्री चंडिका दुर्गा परमेश्वर्यै नमः वेदोक्तमन्त्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यो वैता बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि पार्टी जिसका तेलंगाना रियासत की तश्कील का वाहिद मकसद के साथ आगाज हुआ था, उसने मुख्तलिफ सियासी हालात के बावजूद हर शहरी के बेहतर ताउन पर कामयाबी हासिल की, जो तेलंगाना के नजरिए में यकीन रखते हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अपने मिशन के साथ एक शख्स ने अपने अहद के जरिए मुल्क की सियासी जमातों को मुतासिर किया, जुमला 39 सियासी जमातों को मुतासिर किया ताकि वो तेलंगाना रियासत की हिमायत करें। ये तेलंगाना की तश्कील और तरक्की के लिए केसीआर की सियासत और इस्तेकामत थी कि आज बीआरएस के लोकसभा में 9 अरकान पार्लियामेंट, राज्यसभा में 7 अरकान पार्लियामेंट, तेलंगाना में 105 अरकान असेंबली और पार्टी कौमी कुव्वत के तौर पर उभर रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के टेंडर अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर वजीर केटी रामाराव की खामोशी पर सवाल उठाया। आज अपनी रिहाइशगाह जुबली हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने हुकूमत पर ओआरआर को कम कीमत पर प्राइवेट फर्मों के हवाले करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ओआरआर टेंडर्स के मामले में हजारों करोड़ रुपए के लेन देन किए गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीनियर ओहदेदार अरविंद कुमार अवाम को गुमराह कर रहे हैं और उनके जरिए उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। रेवंत रेड्डी ने मजीद इंकशाफ किया कि टेंडर के अमल में शामिल एक बड़ी कंपनी अमेरिका में कानूनी मामलात में मुलविस रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आउटर रिंग रोड इब्तिदाई तौर पर हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर के तहत था, लेकिन बाद में उसे HMDA यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले किया गया ताकि IRB को इसे दिया जा सके। వాటిని ఎక్కడ వినియోగించాలనో లోన్లు తీసుకునే వాళ్ళకి మా దగ్గర నిధులు ఉన్నాయి. మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మాకు మాట్లాడిపిస్తే 15 నుంచి 16,000 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాం. ఆ రెంటే మేము తీసుకుంటాం, ఆ వచ్చే అమౌంట్ మాకు కడితే చాలు అని. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ప్రభుత్వము సంవత్సరానికి వచ్చే 730 కోట్ల రూపాయలను మెయింటెనెన్స్ కింద 100 కోట్లు తీసేస్తే కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ 600 కోట్ల రూపాయలు యావరేజ్గా నువ్వు బ్యాంక్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కడితే ఎవరిని అడగాల్సిన పని లేదు, ఎవరిని అడుక్కోవాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్గా బ్యాంకును వెళ్తే బ్యాంకులో పోటీ పడి ఆఫీస్కి వచ్చి 15-16,000 కోట్ల రూపాయలు ఉన్న పలంగా ఇప్పటికిప్పుడు లోన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండు. ఈ ఉన్న ఆదాయం మీదనే అంత భవిష్యత్తులో నువ్వు పెంచుకునేది, భవిష్యత్తులో నీ ట్రాఫిక్ పెరిగేది. ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూతా కొన్ని 100 ఎకరాల భూమి ఈ HGSCL చేతుల్లో ఉంది. దాదాపుగా నాకు తెలిసి 2,000 ఎకరాల భూమి వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. ఈ 2,000 ఎకరాల భూములలో కమర్షియల్ యాక్టివిటీ చేస్తే అది ఇంకా పెద్ద ఆదాయం. మూడోది, ఇప్పుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు ఎంట్రీ ఎగ్జిట్లు ఒక 39 ఎన్నో ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఎక్కడైనా ఒక 1000 ఎకరాల భూమి సేకరణ ఎవడైనా రియల్ ఎస్టేట్ రోడ్ చేసి ఈ కంపెనీతో మాట్లాడుకుంటే ఆడ ఎంట్రో ఎగ్జిట్
साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर कायद जाना रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की कौमी लीडर प्रियंका गांधी के जलसे आम को कामयाब बनाएं। उन्होंने नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो इस जलसे आम के लिए सूर्यापेट, यादद्री और नलगुंडा अजला से आवाम की बड़ी तादाद को लाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि प्रियंका गांधी का प्रोग्राम पार्टी का प्रोग्राम है, न कि शख्सी प्रोग्राम है। उन्होंने सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जारी पदयात्रा पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये पदयात्रा कामयाब रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमजोर तबकात के कायदीन की नुमाइंदगी के बगैर मुल्क में कोई भी सियासी जमात नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि तमाम हुकूमतों को चाहिए कि वो मुल्क के तमाम कमजोर तबकात की बहबूद के लिए काम करें। ప్రియాంకకు తెలియజేయటం కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తానికి తెలియజేయటానికి మీరందరూ స్వచ్ఛందంగా మొన్నట్లాగానే మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అందుకు అన్ని వర్గాల వారు, అందరూ ప్రతినిధులు భేదభావాలు ఎన్నున్న పక్కకు పెట్టి రేపు 8వ తారీఖు నాడు ప్రియాంక గాంధీ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసి నల్లగొండ జిల్లా ప్రత్యేకతను మళ్ళొక్కసారి చాటి చెప్పవాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మళ్ళీ మీరు పర్సనల్గా కలిసినప్పుడు కానీ వివిధ సమయంలో మా మిత్రులందరికీ ఉన్నటువంటి కొంత మనోవేదనని, మనస్సుల్ని, వాటినన్నింటినీ విశాల భావంతో అనేక విప్లవ ఉద్యమాల్లో ల్యాండ్లో అనేక మంది ప్రాణాలు బలిదానాలు చేసేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితిని మీరు చేసేటువంటి యొక్క విశాల కార్యక్రమానికి సంకేతం కానీ లేక ఈ సంకుచిత భావాలని ఎవ్వరు పట్టించుకోవద్దుగా మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రియాంక గాంధీ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में सियासी साजिश रची है। दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद किशन रेड्डी फौरी तौर पर कर्नाटका में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए चले गए। उन्होंने वहां मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की जानिब से बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के इंतखाबी वादे पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल का इलाहाक बीजेपी से नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश, उन्हें कुचलने और उनके खिलाफ इम्तियाज का इल्जाम लगाया। बिल्कुल ये बहुत गलत है। वोटों के लिए देश के जनता को रिलीजियस के नाम पर डिवाइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। ये आने वाला दिन में ऐसे निर्णय लेना कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत खतरा है। इसलिए मैं कर्नाटक जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसा पार्टी को नाकार करना चाहिए, ऐसा पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। आज बजरंग दल को बैन किया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो भी होगा, कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से, बजरंग दल एंटी नेशनल है क्या? बजरंग दल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बजरंग दल कोई एंटी नेशनल, एंटी टेररिस्ट है नहीं, फिर क्यों उसको बैन किया है? मैं पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए बजरंग दल के नाम पर और आम जनता को रिलीजियस के नाम पर अलग अलग करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजरंग दल के ऊपर जो बयान किया है, ये पूरा हिंदुओं के लिए अपमान है, देश के लिए अपमान है, देश की एकता के लिए अपमान है। ये बहुत भयंकर है। बिल्कुल बजरंग दल जो है एक पार्टी का नहीं है। बजरंग दल जो है पूरे समाज, हिंदू समाज का है। पूरे हिंदू समाज मानते हैं बजरंग को। इसीलिए जो आप कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को बैन करने के लिए निर्णय किया है, इसलिए सारे हिंदू आज उनके दिल में दुखी है। इसके कारण वो लोग आज पूरे कर्नाटक के पूरे जनता जो हिंदू समाज है एकत्रित हो गए। आज हम राजनीतिक पार्टी दृष्टिकोण से ऐसा कार्यक्रम हम नहीं किए, मगर जो करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो जरूर करेंगे। क्योंकि आज जो बजरंग दल को बैन किया, बजरंगी को अपमान किया, कल वो जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, वो भी मैनिफेस्टो में रखेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, वो भारत माता को जय बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए, वंदे मातरम को जयकार नहीं करना चाहिए। आकर हिंदू कोई मंदिर पे जाके पूजा भी नहीं करना चाहिए।
ये भी कोई बड़ी बात नहीं कांग्रेस के लिए, वो भी बोलेंगे बिल्कुल ये बहुत गलत है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर कर्नाटका इंतखाबात में कांग्रेस को फंड भेजने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि वजीर आला ने कबल अजीम पड़ोसी रियासत में जेडीएस की हिमायत की बात कही थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ रियासत में गैर मौसमी बारिश के सबब किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं तो वजीर आला सियासत करने के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने रियासत की चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत हुकूमत से सवाल किया कि वो ये बताया कि रियासत में कितने किसानों को मरकज की तरफ से दिए गए 3000 करोड़ रुपए का एनडीआरएफ फंड का क्या हुआ। बंडी संजय ने कहा कि अगर खरीदारी के मराकज पहले से शुरू कर दिए जाते तो 30% फसल बचाई जा सकती थी। కర్ణాటకలో తిరిగి ప్రజల ఆశీర్వాదం వచ్చేది మోడీ రాజ్యం కర్ణాటక రాబోతున్నది. ఎట్టి బస్సులో కర్ణాటకలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం తిరిగి ఏర్పడబోతున్నది. దాదాపు 7-8 నియోజకవర్గాల్లో నేను కూడా పార్టీ బాధ్యత పెట్టుకుంది కాబట్టి నేను కూడా ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకోవడం జరిగింది. మోడీ గారి యొక్క పర్యటన తర్వాత, అమిత్ షా యొక్క పర్యటన తర్వాత, జేపీ నడ్డా గారి యొక్క పర్యటన తర్వాత ప్రజల పూర్తి మార్పు వచ్చేసింది. దాంతోపాటు కేంద్రంలో తిరిగి ఏర్పడేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వమే. ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తున్నది. ఇవాళ ఇక్కడ మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. అభివృద్ధి ముందుకు సాగిన అవకాశం లేదు. బట్ కేంద్రంలో ఏర్పడే ప్రభుత్వమే మళ్ళీ భారతీయ జనతా ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఏర్పడితే మాకు అభివృద్ధి ముందుకు సాగుతుందన్న విషయాన్ని, సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్న విషయాన్ని కర్ణాటక ప్రజలు గుర్తించారు. దాంతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మైనార్టీ సంతుష్టికరణ విధానం ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు, గమనిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మోడీ గారి మీద చేసినటువంటి అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు, నిర్లజ్జగా నిస్సుగుగా చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు, ఆయన కుమారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు, దాంతోపాటు పిఎఫ్ఐ మీద నిషేధం ఎత్తిస్తాం, బజరంగ దళం మీద నిషేధం విధిస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల ఇలా కర్ణాటక సమాజం అంతా ఒకటి ఓటు బ్యాంక్ మారింది. పిఎఫ్ఐ ఏ విధంగా దేశభక్తి సంస్థ, బజరంగ దళం ఏ విధంగా దేశాన్ని बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने आज खम्मम में बीआरएस के बर्तरफशुदा कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान राजेंद्र ने श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने का मशवरा दिया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर खम्मम लोकसभा से पार्टी टिकट दिलवाने का भी तयख्खुन दिया। रुकन असेंबली राजेंद्र, जो तेलंगाना बीजेपी में दीगर जमातों के कायदीन को पार्टी में शामिल करने से मुताल्लिक तश्कील दी गई कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने पार्टी के चंद अहम कायदीन बशमुल रुकन असेंबली रघुनंदन राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, साबिक अरकान असेंबली रविंद्र रेड्डी और महेश्वर रेड्डी के साथ मिलकर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। जाय ने मजीद बताया कि इस मुलाकात के दौरान साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव भी मौजूद थे। बीआरएस की जानिब से श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी से बरतरफ किए जाने से कबल ही राजेंद्र उनसे मुसलसल रब्त में है और वो बीजेपी में शामिल होने की तरगीब दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस की जानिब से भी श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी में शामिल होने का मुख्तलिफ कायदीन मशवरा दे रहे हैं। ताहम उन्होंने अब तक अपने सियासी मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं किया। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम और साबिक आईएएस ए मुरली ने उन किसानों से इंसाफ का मुतालबा किया जिनको गैर मौसमी बारिश के सबब हालिया दिनों के दौरान शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। सुंदरा विज्ञान केंद्रों में गोल मेज इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश से किसानों की फसलों को शदीद नुकसान हुआ, ताहम हुकूमत उनको मुआवजा फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि फसल से महरूम किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि धान के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने रिमार्क किया कि मुल्क की हालत अली बाबा 40 चोर नहीं, मोदी बाबा 30 चोर की तरह है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले जहीराबाद में सीपीआई की जानिब से मोदी हटाओ देश बचाओ पर अवामी बेदारी प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज में मोदी और रियासत में केसीआर हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने शिकायत की कि मोदी के 30 गोद लिए हुए बेटे हैं। नारायण ने तमाम सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ न करने पर नाराजगी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आज अपने काफिले के साथ जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग जमा थे और वो उनसे मिलना चाह रहे थे। जगन मोहन रेड्डी ने अपना काफिला रोककर एक खानदान से मुलाकात की।
माधापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बम की इतला मिली जो बाद झूठी साबित हुई। नामालूम शख्स की जानिब से इस बात की इतला के बाद कंपनी की इंतजामिया ने माधापुर पुलिस को चौकस किया, जो वहां पहुंची। पुलिस ने बम को नाकारा बनाने वाले अमले के साथ मिलकर मुलाजिमीन को कंपनी से बाहर करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी ली। बाद उसने तस्दीक की कि एक झूठा कॉल था और कंपनी में कोई बम नहीं है। ताहम पुलिस ने फोन पर बम की झूठी इतला देने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली है। उस शख्स ने फोन करते हुए इतला दी थी। पुलिस के मुताबिक टीसीएस कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में उसने खबलजी खिदमात अंजाम दी थी। पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट की गेट नंबर 6 के करीब एक शख्स के कत्ल के वहशियाना वारदात पेश आई। सरेआम हमलावरों ने एक शख्स को चाकू मार दिया और फरार हो गए। दोनों के दरमियान 10,000 रुपए के मामले पर झगड़ा हुआ था। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त मिथुन के तौर पर की, जो मकामी सुलभ कॉम्प्लेक्स में काम करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर की सुबिरस कॉलोनी के एक नौजवान विनोद की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुतवफ़ी के अहले खाना के मुताबिक विनोद कॉलोनी की एक लड़की से मोहब्बत करता था। विनोद चाशुमे की रात नौजवान खातून के घर गया था और वहां उसकी मौत हो गई। विनोद के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि लड़की के घर वालों ने उसे पीट कर कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। ये हादसा सिकंदराबाद के अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद के सुभाष नगर मिलिट्री डेयरी फार्म रोड अलवाल में कल शब पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 26 साल खातून, जिसकी शिनाख्त शिवानी के तौर पर की गई, तेज रफ्तारी से कार चला रही थी कि उसने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार एक शख्स के साथ साथ 2 छोटी दुकानात, 2 मोटरसाइकिलों और एक हाई टेंशन वायर से टकरा गई। हादसे की शिद्दत के नतीजे में हाई टेंशन वायर 2 टुकड़े हो गया, जिसमें से एक टुकड़ा मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरने वाले स्विगी बॉय पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवानी सॉफ्टवेयर मुलाजिमा है। शुबा किया जाता है कि शिवानी ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिसके नतीजे में कार की रफ्तार में इजाफा हो गया और उसने कार का तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरापुर में पेश आए सड़क हादसे में 3 नाबालिग लड़के हलाक हो गए। जराये के मुताबिक भीमाराम मंडल मुसक्कर के रहने वाले 18 साल मोहम्मद मोइन खान, राघोजी पेट के रहने वाले 17 साल जी अभिषेक और मेटपल्ली मंडल के रहने वाले 15 साल बीवी संदेश एक तकरीब में कैटरिंग का काम करने के लिए मलियाल मंडल गए हुए थे। वापसी के दौरान शाम में इन तीनों की बाइक्स को डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी। इस वैन ये मुखालिफत सिम से आ रही थी। शदीद तौर पर जख्मी अफराद को मकामी अफराद ने इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान मोइन खान और अभिषेक की मौत हो गई। वरुण की हालत तशवीशनाक होने पर उसको बेहतर इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। तूफान मोचा तेजी के साथ आंध्र प्रदेश की सिमत पेश कदमी कर रहा है, जो जारिया साल का पहला तूफान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जारिया माह शदीद बारिश हो सकती है, क्योंकि तूफान मोचा इम्कान है कि 6 मई को जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में से बनेगा और 7 मई को इम्कान है कि हवा के दबाव का इलाका बनेगा। 8 मई को वसती खलीज बंगाल की सिमत पेशकदमी करते हुए ये समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। इस तूफान के पेश नजर आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि इसी दौरान हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की पेशकशी की गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।